सभी को नमस्कार। मैं जितेश कुमार जांगीड़, सहायक आचार्य चित्रकला, सर्वप्रथम आप सभी का ऑनलाइन ई क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पूर्व के भाग में भारतीय चित्रकला के सड़ंग के 5 अंगों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया, जिनमें रूपभेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना और सादृश्य शामिल है। आज हम भारतीय चित्रकला के सड़ंग के 6वें और अंतिम अंग वर्णिका भंग का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारतीय चित्रकला के 6वें अंग वर्णिका भंग से। वर्ण से मतलब है रंग या वर्ण, और वर्णिका भंग से अर्थ है रंगों का मिश्रण, या किस रंग में कौन सा रंग मिलाएंगे और कौन सा रंग बनेगा, उनका हमें नॉलेज होना, उनका हमें ज्ञान होना, यही वर्णिका भंग है। प्रकृति में इतने सारे रंग हैं, चाहे आप मानव प्रजाति में देख सकते हो, चाहे आप वनस्पति में देख सकते हो, चाहे आप पशु पक्षियों में देख सकते हो, हर कहीं आपको रंग बिखरे हुए नजर आएंगे। जहाँ सूर्य की उपस्थिति है वहाँ आपको रोशनी नजर आएगी, और उस सूर्य की रोशनी में आपको सभी के सभी रंग नजर आएंगे। और ये सभी रंग है, उन रंगों का ज्ञान होना, चित्रकला में उनका प्रयोग होना या प्रयोग का ज्ञान होना ही वर्णिका भंग है। तो इसको अच्छे से समझते हैं। यह सड़ंग का सबसे अंतिम व महत्वपूर्ण अंग है। उपयुक्त 5 अंगों को पार करने के पश्चात यह साधना की सबसे ऊंची मंजिल है। वर्णिका भंग से तात्पर्य है उचित मात्रा में रंगों की मिलावट, उनका प्रयोग तथा उचित परिस्थिति में तूलिका का उचित प्रयोग। जैसा कि मैंने बताया कि रंगों के मिश्रण का ज्ञान हमें होना चाहिए। कौन से रंग में कौन सा रंग मिलाएंगे कि जैसा हम चाहेंगे वैसा ही रंग बन जाएगा। आगे मैं आपको चित्र के माध्यम से भी समझाऊंगा। अतः हमें रंगों के मिश्रण का ज्ञान होना आवश्यक है। इसी के साथ ही रंगों को लगाने के लिए तूलिका का उचित प्रयोग भी हमें आना चाहिए। किस प्रकार से हम तूलिका का प्रयोग करेंगे कि रंग सही तरीके से चित्र में लग जाए। यहाँ मैं आपके सामने एक चित्र प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें आप देख रहे हो चित्र में सबसे ऊपर प्राइमरी कलर से जो प्राथमिक रंग है, 3 रंग है जिनमें रेड, येलो और ब्लू, ये तीनों ही रंग ऐसे रंग है जो किसी भी रंग के मिश्रण से प्राप्त नहीं होते। ये प्राइमरी रंग है, श्रेष्ठ रंग कहलाते हैं और शुद्ध कलर होते हैं, अमिश्रित कलर होते हैं। इन रंगों के मिश्रण द्वारा ही हम सैकड़ों रंग प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि नीचे जो तालिका दी हुई है उसमें अच्छे से बताया हुआ है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ऊपर, सबसे ऊपर रेड, येलो और ब्लू, ये तीनों रंग यह प्राथमिक रंग की श्रेणी में आते हैं। इसी प्रकार से नीचे इन प्राइमरी रंगों का मिश्रण किया हुआ है। जैसे रेड और येलो, इन दोनों रंगों को मिश्रित करेंगे तो इससे ऑरेंज रंग बनेगा, जो सेकेंडरी रंग है। इसी प्रकार से येलो और ब्लू दोनों प्राइमरी रंग है, इनका मिश्रण करेंगे तो ग्रीन रंग बनेगा। इसी प्रकार से ब्लू और रेड, इन दोनों रंग का आपस में मिश्रण करेंगे तो वायलेट या पर्पल कलर बनेगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं चित्र में जो सेकेंडरी रंग है उनमें ऑरेंज, ग्रीन और पर्पल कलर शामिल है। तो इस प्रकार हमें रंगों के मिश्रण का ज्ञान होना आवश्यक है। अगर हमें ऑरेंज रंग बनाना है या हमें ग्रीन रंग बनाना है तो हमें पता होना चाहिए कि ग्रीन रंग ब्लू और येलो 2 रंगों के मिश्रण से प्राप्त होगा।
इसी प्रकार ऑरेंज रंग रेड और येलो के मिश्रण से प्राप्त होगा और पर्पल कलर ब्लू और रेड कलर के मिश्रण से प्राप्त होगा। एक और चित्र मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें जो प्राइमरी कलर है वो रेड, येलो और ब्लू कलर है और उनका हमने आपस में मिश्रण किया, जैसे रेड और ब्लू इन दोनों का मिश्रण किया तो ऑरेंज कलर हमें प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से येलो और ब्लू का मिश्रण किया तो हमें ग्रीन रंग प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से हमने ब्लू और रेड का मिश्रण किया तो हमें वायलेट कलर प्राप्त हुआ। जैसा कि मैंने पूर्व की तालिका में बताया था कि प्राइमरी कलर आपस में मिश्रित होकर सेकेंडरी कलर का निर्माण करते हैं, इसी प्रकार से यहाँ भी ऑरेंज, ग्रीन और वायलेट इन तीन प्रकार के सेकेंडरी कलर या द्वितीयक रंगों का निर्माण हो रहा है। कुछ रंग ठंडे होते हैं और कुछ रंग गर्म। यहाँ जो तालिका आपको दिखाई दे रही है उसमें यह जो चक्र चल रहा है रंगों का, वह ठंडे से गर्म रंगों की तरफ चल रहा है ना। जैसे इधर वाले पार्ट में ये सारे रंग ठंडे रंगों की श्रेणी में आते हैं, लेकिन धीरे धीरे यहां से ये गर्म रंगों की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार से सबसे ठंडा रंग हम मान सकते हैं जो ब्लू रंग है और सबसे गर्म रंग जो है वो येलो कलर है। येलो और फिर बाद में ऑरेंज और फिर रेड, ये इनका एक क्रम है जो गर्म से ठंडे की तरफ चलता है। इसी प्रकार से ब्लू, वायलेट, ग्रीन, ये ब्लू, ग्रीन, वायलेट ये ठंडे रंगों का क्रम है। जो सबसे अधिक ठंडा रंग है वो ब्लू रंग है और सबसे अधिक गर्म है वो येलो रंग है। इस प्रकार से हमें गर्म और ठंडे रंगों का ज्ञान भी होना चाहिए। रंगों का प्रतीकात्मक जो रूप है चित्र में, हम या चित्रकार जो है वो रंगों को प्रतीकात्मक रूप में भी लगाता है। जिस प्रकार से रेड कलर खतरे का प्रतीक है या रेड कलर जो है वो प्रेम का प्रतीक भी है, हरा कलर हरियाली का कर या फिर खुशहाली का प्रतीक है, इसी प्रकार से सफेद रंग शांति का, काला रंग अंधकार का प्रतीक है। तो हर एक रंग का अपना एक प्रतीक, अपना एक महत्व होता है, तो उनको प्रतीकात्मक रूप में भी चित्रकार लगाता है। तो इस प्रकार से रंगों का ज्ञान होना आवश्यक है। अतः विभिन्न वर्णों की सम्मिलित उपस्थिति को ही वर्णिका भंग कहा जाता है। उपर्युक्त पांचों अंगों जिनमें शामिल है रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना और सादृश्य का ज्ञान वर्णिका भंग के बिना अधूरा है। अर्थात वर्णिका भंग का ज्ञान हमें होना अति आवश्यक है। अगर वर्णिका भंग का प्रयोग सही मात्रा में, उचित मात्रा में नहीं हुआ, नहीं किया गया, तो वह चित्र नीरस हो जाएगा या चित्र निर्जीव हो जाएगा। अतः वर्ण का ज्ञान तथा तूली का प्रयोग की साधना के द्वारा ही इसे सिद्ध किया जा सकता है। इसलिए हमें वर्ण और तूली का प्रयोग की साधना का ज्ञान होना आवश्यक है। यदि हमें तूलिका व रंगों का उचित मात्रा में प्रयोग करना नहीं आता है तो हमारा यह ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा। अतः फिर से वही बात दोहराई जा रही है कि तूलिका का प्रयोग और रंगों का उचित मात्रा में प्रयोग करना हमें आना चाहिए। रंगों का ज्ञान होगा और तूलिका को किस प्रकार से हमें प्रयोग में लाना है, अगर ये ज्ञान हमें होगा तो हम चित्र को यथार्थ रूप में जैसा है वैसा बना सकते हैं, उसे वैसा रंग विधान हम उसे दे सकते हैं। किस वस्तु में कौन सा रंग भरना चाहिए, किस रंग से चित्र में उभार या गहराई दिखाई जाती है, किस रंग के साथ कौन सा उपयुक्त रहेगा, कौन सा रंग किस प्रकार की भावना व्यक्त करता है, आदि बातें वर्णिका भंग द्वारा ही ज्ञात होती है। तो हमें इन सब का ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा रंग हम कहाँ लगाए कि वहाँ छाया प्रकाश या उभार दिखाई दे। हमें हल्के और गहरे रंगों का भी ज्ञान होना चाहिए कि किसी रंग को गहरा करे तो कैसे करें। अगर हमें छाया प्रकाश दिखानी है तो रंग को कितना गाढ़ा लगाए, कितना हल्का लगाए,
और कौन सा रंग उसमें मिलाए, और हमें रंगों के द्वारा भावों को भी व्यक्त करना आना चाहिए, जैसा कि मैंने रंगों को प्रतीकात्मक रूप से बनाने का एक तरीका बताया था। रंगों का सम्मिश्रण कैसे तथा किस मात्रा में हो, इसका पर्याप्त एवं पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। अब रंगों का सम्मिश्रण, मान लीजिए हमें ऑरेंज रंग बनाना है, तो हमें उसमें रेड और येलो उन दोनों की मात्रा कितनी लेनी है, उसका भी ज्ञान हमें होना चाहिए। अगर हमने उसमें रेड की मात्रा ज़्यादा ले ली और ऑरेंज और उसमें येलो उसमें थोड़ा सा ही डाला है, तो ऑरेंज कलर जो मूल जो ऑरेंज रंग है या नारंगी रंग है वो नहीं बनेगा। उनका जो है 50-50% उसमें सम्मिश्रण होना आवश्यक है, तभी वह ऑरेंज रंग बनेगा। प्रकृति में जो जो वस्तुएं, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, फूल पत्तियां इत्यादि अनंत प्रकार की वस्तुएं दृष्टिगोचर होती है, उनके रंग भी पृथक पृथक होते हैं। अतएव उन सभी वस्तुओं में उन्हीं के अनुसार रंगों का प्रयोग करना वर्णिका भंग से ही संबंध रखता है। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था कि प्रकृति या वनस्पति या जो प्राणी जगत है, जिसमें पशु पक्षी मनुष्य शामिल है, अनेकों रंग समाहित है। उनके सबके रंग पृथक पृथक होते हैं। हर एक प्राणी में, पशु पक्षियों में सबके रंग, यहाँ तक कि वनस्पति में भी सबके रंग अलग अलग होते हैं। तभी हमें उनमें रूप भेद का भी ज्ञान होता है कि सभी रूप रंगों के द्वारा भी अलग है। इस प्रकार से रंगों का प्रयोग करना और वर्णिका भंग में ही इनका संबंध ज्ञात किया जा सकता है। इस प्रकार हमारा यह जो अध्याय है भारतीय चित्रकला के षडंग, यह अध्याय पूर्ण होता है। एक बार फिर से मैं जो 6 अंग है चित्रकला के वो दोहराता हूँ, जिनमें भारतीय चित्रकला के षडंग जो एक दोहे में समाहित है, रूप भेदः प्रमाणानि भावलावन्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्रम षडंगम। और हमारे 6 अंग रूप भेद, प्रमाण, भाव और लावण्य योजना, सादृश्य तथा वर्णिका भंग, ये 6 अंग, ये अध्याय हमारा पूर्ण होता है। धन्यवाद।